वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ थलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 30 जून को गोलकुंडा बोनाल का आगाज़ होगा। उन्होंने बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में गोलकुंडा किले के करीब जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि बोनाल फेस्टिवल तेलंगाना की तहज़ीब की अलामत है। तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद बोनाल को रियासती त्यौहार का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर यह फेस्टिवल बड़े पैमाने पर मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से इस फेस्टिवल के लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए आने वालों को किसी भी तरह के मसाइल का सामना नहीं होगा। బోనాల జాతర మొదట గోల్కొండ జగదాంబిక అమ్మవారి నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి బోనాల ఉత్సవాలు ఈ నెల 30వ తేదీన మరి ఉదయం 12 గంటలకు ప్రారంభమైంది. దీంట్లో ప్రభుత్వ పక్షాన అమ్మవారికి పట్టు చీర బహుకరణతో ప్రారంభమైనటువంటి బోనాలు. మీకు అందరికీ తెలుసు, ఆషాఢ మాసం వస్తుందంటే మరి గోల్కొండ జగదాంబిక అమ్మవారి నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి బోనాలు, సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మాంకాళి దేవస్థానం, అదేవిధంగా గౌలీపుర, లాల్ దర్వాజా, ఓల్డ్ సిటీ కానీ హైదరాబాద్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ సిటీలో మరి బోనాల ఉత్సవాలు ప్రారంభం కావడం. ఇక్కడ 30 తారీఖు స్టార్ట్ అయితే సికింద్రాబాద్ బోనాలు 17, 18, అదేవిధంగా హైదరాబాదు ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతం కానీ ఎంటర్ హైదరాబాద్ కానీ 24, 25. గోల్కొండలో మరి ఈ నెల 30 తారీఖున ప్రారంభమైనటువంటి బోనాలు. మీకు అందరికీ తెలుసు, బోనాల జాతరకు 1000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. ఈ 1000 సంవత్సరాల చరిత్రలో మరి బోనాల పండుగ జరిగేటప్పుడు వర్షాకాలం వచ్చిందంటే చాలా మంది ప్రజలు రోగాల బారిన పడతారని ఒక నానుడి ఉంది. మరి అవన్నీ ఈ రోగాల బారి నుంచి కాపాడాలంటే అమ్మవారికి బోనం సమర్పించాలనేటువంటి మొదటి నుంచి ఒక ఆనవాయితీ. రెండోది, సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో కలారా వ్యాధి. ఆ కలారా వ్యాధి పోవాలంటే అమ్మవారికి మరి పూజలు చేసిన తర్వాత, అక్కడ అమ్మవారి ప్రతిష్ట జరిగిన తర్వాత జరుగుతుందనేది జనరల్గా జరిగింది. మీకందరూ తెలుసు, బోనాల జాతర కొన్ని లక్షల మంది సంఖ్యలో మరి భక్తులు, ప్రజలు హైదరాబాదే కాదు తెలంగాణ పల్లెలు, తెలుగు రాష్ట్రాలు కానీ భారతదేశం నుంచి అన్ని ప్రాంతాలలో నుంచి మరి బోనాల ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. రెండోది, ఈరోజు బోనాల ఉత్సవాలు విశ్వవ్యాప్తమైనవి. మీ యొక్క మాధ్యమాల ద్వారా ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వాళ్ళు కూడా, నీకు అమెరికా కావచ్చు, లండన్ కావచ్చు, ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, దుబాయ్ కావచ్చు, అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా బోనాల జాతర జరుగుతుంది. అయితే దీనికి ప్రసిద్ధిగాంచింది ఏంటంటే 2014 స్వరాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత కొన్ని मुख्तलिफ मुतालबात की तकमील पर जोर देते हुए IIIT बासर के तलबा का एहतजाज वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी की यकीन दहानी के बाद ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर तालीम ने इन एहतजाजी तलबा के मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की और उनकी यकसुई के साथ साथ मरहलावार तौर पर मुतालबात की तकमील पर जोर दिया। इस तरह इस मशहूर इदारे में मंगल से क्लासेस का आगाज़ हो गया। तलबा ने उनके 12 मुतालबात की तकमील पर जोर दिया था। ये तलबा नाक़िज़ ग़िज़ाई मियार के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। उनका मुतालबा था कि इदारे में बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जाएँ। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया था कि बाज़ औक़ात छोटे कीड़े भी उनकी ग़िज़ा में पाए जाते हैं। तलबा इनके मुतालबात के सिलसिले में वज़ीर आला के दफ्तर या वज़ीर तालीम की जानिब से यकीन दहानी की ख्वाहिश कर रहे थे, जिसके बाद गुज़िश्ता शब वज़ीर तालीम हैदराबाद से बासर के लिए रवाना हो गई। उन्होंने अहदेदारों से पहले बातचीत की। इन अहदेदारों ने तलबा के मसाइल और मुतालबात की तरफ वज़ीर तालीम को तवज्जो दिलाई। सबीता रेड्डी की तलबा से बातचीत रात देर गए तक जारी रही। बादशाह तलबा ने कहा कि वो तरजीही बुनियादों पर मुतालबात पूरे करने वज़ीर तालीम की यकीन दहानी पर मुतमईन है और आज से क्लासेस का भी आगाज़ हो गया है। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने मशवरा दिया है कि सेहतमंद रहने के लिए हर एक को योगा करना चाहिए। वज़ीर मौसूफ़ ने महबूब नगर टाउन में बैनुल अक़वामी योगा डे की तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर
उन्होंने कहा कि तलबा को खेलों में दिलचस्पी और बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मौका फराहम करने के लिए खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने याद दहानी करवाई कि इब्राहिम लिंकन और अब्दुल कलाम जैसी अजीम शख्सियात गरीब घरानों में पैदा हुई थी। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में बुलंदी पर पहुंचने वाले तमाम अजीम अफराद ने बचपन से ही मेहनत और नज़्म व ज़ब्त से तालीम हासिल की। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि योगा की अहमियत को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जा रहा है और हमें योगा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। तारीख़ी चारमीनार के करीब योगा डे तकरीब मुनक़िद की गई। चारमीनार हल्के के बीजेपी कायदीन की जानिब से योगा डे तारीख़ी इमारत के सामने मनाया गया। इस मौके पर कई अफराद ने योगा किया और मुख्तलिफ आसन भी किए। वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर के दौरे के दौरान जड़चल्ला आबकारी व नशाबंदी के दफ्तर का अचानक मुआयना किया। उन्होंने तमाम कमरों का तफसीली मुआयना किया और साफ़ सफाई का ख्याल रखने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ़ ने स्टेशन के हुदूद में ज़ब्त गाड़ियों का भी मुआयना किया और कहा कि इन गाड़ियों के केसेस के इंदराज के बाद इनका हर्राज किया जाए। योगा डे के मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सदर नशीन ए वेंकटेश्वर रेड्डी की क़यादत में लाल बहादुर स्टेडियम में तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। सदर नशीन वेंकटेश्वर ने तमाम को योगा डे की मुबारकबाद पेश की और बेहतर सेहत के लिए योगा को ज़रूरी करार दिया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर कनकैया का तबादला किया गया, जिस पर पुलिस स्टेशन के स्टाफ की जानिब से विदाई तकरीब मुनक़िद की गई और उनको तहनीत पेश की गई। इस मौके पर स्टाफ की आंखें अश्कबार हो गईं। हेड कांस्टेबल प्रकाश ने कहा कि 1993 के बाद पहली मरतबा किसी सर्कल इंस्पेक्टर को इस तरह विदा किया गया। स्टाफ ने कहा कि सर्कल इंस्पेक्टर कनकैया उनके ख़ानदान के फ़र्द की तरह थे। నేను 95లో ఇక్కడికి వచ్చిన అప్పటి నుంచి కూడా ఎంతో మంది సిఐలు ఏసీపీలు ఎంతో మంది ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వెళ్ళిపోయింది, కానీ పూలతో స్వాగతం పూలతో వీడుకోలు సాగనంపుతున్న సారు శ్రీ కనకయ్య సార్ గారు ఒక్కరేనని చెప్పి అందరితో మనవి చేస్తూ, సారు మన పైన ఎప్పుడు కూడా అన్ని విధాలుగా ఆశీస్సులు మన పైన ఉంచాలని, సార్తో మళ్లీ మనం అందరం కలిసి పనిచేసి ఆయన దీవెనలు అందుకోవాలని, ఆయన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కుటుంబ సభ్యులను ఎల్లవేళ ఆ వెంకన్న స్వామి కాపాడాలని అందరి తరఫున మా పోలీస్ స్టేషన్ తరఫున ప్రార్థిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను। नाचारम पुलिस ने TVS एक्सल गाड़ियों की चोरी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 22 मसरूखा TVS एक्सल गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। मुलजिम नाचारम मल्लापुर SP नगर में रहता था। चोरी की वारदातों को अंजाम देने के फौरी बाद वो घरों को तब्दील कर दिया करता था। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के रुकन असम्बली व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार बालाकृष्णा ने आज शहर हैदराबाद में बसवा तारकम्मा इंडो अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल में योगा डे के मौके पर योगा में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर योगा करने वाले तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि बेहतर सेहत के लिए योगा ज़रूरी है। కార్డియో వీటి మీద కాబట్టి ఒక్కొక్క మనిషికి వాళ్ళ మనస్తత్వాన్ని బట్టి వేరు ఈ యొక్క యోగా పద్ధతులు ఉంటాయి। దాంట్లో మనకి ముఖ్యంగా ఇది మనకి భక్తి యోగం ఉంది, ధ్యాన యోగం ఉంది, అలాగే హఠ యోగం ఉంది, లయ యోగం ఉంది, క్రియా యోగం ఉంది, అలాగే మంత్ర యోగం ఉంది, దాని తర్వాత జ్ఞాన యోగం ఉంది, రాజయోగం ఉంది, ఇలాంటివి ఇంకా ఎన్నెన్నో యోగాలు ఉన్నాయి। అంటే మనకి ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిజానికి ప్రతి మనిషిలోనూ ఎన్నో శక్తులు నిక్షిప్తమై ఉన్నవి। ఈ యోగాభ్యాసం చేత ఆ శక్తులను బయటికి తీసి దివ్యత్వంతో తాదాత్మ్యమును కలుపుటే ఈ యొక్క యోగ యొక్క ప్రథమ లక్ష్యం। అలాగే ఈ యొక్క ఏదైతే మనం మందు వాడతాం, ఏదైనా జబ్బులు వస్తే మనకి అది నివారించడానికని మందులు వాడతాం, కానీ ఈ యొక్క యోగాభ్యాసంతో శరీరమే కాకుండా అంతఃకరణ శుద్ధి కూడా యోగాభ్యాసం వల్ల కలుగుతుంది। అలాగే ఈ యొక్క చిత్త వికారాలను దూరం చేస్తుంది యోగా। అంటే మనం ఈ
యోగా అభ్యాసము చేత శరీర రుగ్మతుల్ని అంటే ఒక మన శరీర రుగ్మతుల్ని కాకుండా ఈ యొక్క మన మనసును కూడా స్వస్థ అయ్యి నిర్మలంగా ఉంటుంది. అదే యోగా యొక్క లక్ష్యం. గుర్తొస్తుంది నాన్నగారు కూడా మన బ్రహ్మంగారి చేతిలో కానీ ఏ సినిమా అయినా కానీ ఎప్పుడు అంటే ఒక నాకు ముఖ్యంగా మా నాన్నగారి విషయం వచ్చేసరికి ఒక ధన్యమైన జన్మనిచ్చి మీ అందరి గుండెల్లో ఆ మహానుభావుడి యొక్క ప్రతిరూపాన్ని కల్పించినందుకు, అలాగే పురాణ పురుషుడు శక పురుషుడు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటరత్న డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు, ఆయన మరి ఈ విశ్వానికే ఈ నట విశ్వరూపం ఏంటో చూపించిన మహానుభావుడు. కేవలం నాకు తండ్రిగానే కాకుండా నా గురువు, నా దైవం కూడా ఆయనే. అందుకే ఆయన సినిమాలకు ప్రభావం కూడా ఎంతో. ఇప్పుడు మన బ్రహ్మంగారి చరిత్ర ఉంది, దాంట్లో ఈ మాయదారి మరలా బండిరా, ఈ మాయ దేహం 6 చక్రములు అమరి ఉన్నవిరా, పంచవింశతి తత్వములచే దశవిధములైన వాయువుచే ఆ పరమాత్మను నడిపి తమాషా బండిరా అన్నాడు ఆయన. అంటే అలాగే మనం యోగా అభ్యాసం చేత ఎంతో లాభం పొందగలుగుతాం. మరి ఇవాళ అన్ని దేశాలు बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर आज कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ थलसानी श्रीनिवास यादव की जानिब से मुनक़्क़िदा जायज़ा इजलास में शिरकत की। इस जायज़ा इजलास में GHMC जोनल कमिश्नर, महकमे बरक़ी, आबरसानी, RTC, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस के अहदेदारों के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो मुजव्विज़ा बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में तमाम मनादिर के लिए वसीतर इंतज़ामात किए जाएँ। इस इजलास में कारवान के मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, स्वामी यादव और दीगर ने शिरकत की। तीसरा हफ्ता या इतवार के दिन यहाँ पर जो बोनाल का मनाया जाता है, मैं समझता हूँ वो तीसरा बोनाल रहता है हैदराबाद का और गोलकुंडे के अंदर मनाया जाता है। और उस दिन इतवार का दिन और यहाँ पर अपने बकरीद का भी, ईद का भी मामला रहता है। मैं 2 बात बताता हूँ क्योंकि हमारे मंत्री साहब भी बैठे रहे और ट्रैफिक के भी DCP साहब है, हमारे लैंड ऑर्डर के DCP साहब भी है। 10 तारीख के दिन एक काम करने की ज़रूरत है हमको, आपको तमाम को, कि गोलकुंडे के अंदर जो पार्किंग को लगाए रहते हैं, मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि बाज़ों मल्टी एरिया का बहुत बड़ा एक इंडोर स्टेडियम है और उनका एक ग्राउंड भी है। एक दिन के लिए या DCP साहब, हमारे जोनल कमिश्नर साहब और मैं भी चलता हूँ, इस एरिया के मल्टी के अहदेदार AQ जो 47 होते हैं उनसे मुलाकात कर आने वाली 10 तारीख के दिन एक दिन के लिए पार्किंग के लिए वहाँ पर बात कर वहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। इसलिए कि बोनाल को भी मनाने के लिए लोग आते हैं, हैदराबाद से, बाहर अजला से भी आते हैं और उसी दिन बकरीद का भी हमारा मामला है, तमाम का मामला है, ईद का भी। तो इसलिए कि मैं वहाँ पर मिट्टी एरिया के अंदर पार्किंग के लिए एक दिन के लिए बात करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे ख़ास तौर से वाटर वर्क्स के अहदेदार, डायरेक्टर ऑपरेशन भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बताता हूँ कि इस बार बकरीद और बोनाल मिलकर आई हुई है। इसको ख़ास तौर से आपको तमाम को मद्देनज़र रखते हुए, चाहे एटेक के गाड़ी हो या इमरजेंसी के लेबर्स को अरेंज करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ख़ास तौर से बारिश के दिन भी है, बारिश होते ही जहाँ पर भी रोड्स के ऊपर या टेम्पल्स के पास या मसाजिद के पास ओवरफ्लो हो जाता है, इसलिए कि आपको इमरजेंसी में 8 गाड़ियों को अरेंज करने की ज़रूरत है। मैं 3 दिन पहले MD साहब से भी मुलाकात किया था और एक लेटर दिया था। बोनाल और बकरीद मिलकर आ रही है क्योंकि हमारे हल्के कारवान डिवीज़न 3 हो या डिवीज़न 4 के अंदर 8 गाड़ियों का शॉर्टेज था। ये तमाम चीज़ों को
एमडी साहब के सामने भी रखा था, मगर वो एमडी साहब से अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट्स फेडरेशन के एक वफ्द ने सदर फेडरेशन M.A. माजिद की क़यादत में सदर नशीन मीडिया एकेडमी ऑफ तेलंगाना स्टेट व तेलंगाना मीडिया एक्रीडेशन कमेटी अल्लम नारायणा से मुलाकात की और केबल टीवी चैनल्स और छोटे व मुतवस्सित दर्जे के अखबारात के एक्रीडेशन से मुताल्लिक़ मसाइल से वाकिफ़ करवाया। अल्लम नारायणा ने फेडरेशन की इस नुमाइंदगी पर गौर व खौस करके तयक़ीन दिया कि इन मसाइल की यकसोई की भरपूर कोशिश की जाएगी। इस मुलाकात में M.A. माजिद के अलावा फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली, हैदराबाद सिटी कन्वीनर मोहम्मद अब्दुल मोहसिन व दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद गौस मोहिउद्दीन, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन। आज फेडरेशन के एक वफद ने M.A. माजिद सदर साहब की सदारत में अल्लम नारायणा चेयरमैन मीडिया एकेडमी व मीडिया एक्रीडेशन कमेटी से मुलाकात की और एक नुमाइंदगी की, जिसमें उर्दू केबल टीवीज़ और स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स के एक्रीडेशंस के मसाइल पर डिस्ट्रिक्ट के में जो एक्रीडेशन नहीं दिया जा रहा है उसके ऊपर नुमाइंदगी की गई है, जिसमें जियो 239 के ताल्लुक से भी उनको एक याद दिलाई गई है कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट में स्टूडियो वगैरह वगैरह जो पूछा जा रहा है वो जियो में मेंशन नहीं है। तो अल्लम नारायणा ने उस पर तयख्खुन दिया कि इसके ऊपर जो है ज़रूर ब ज़रूर कार्रवाई की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट में भी इन लोगों को एक्रीडेशन दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि अल्लम नारायणा के वादे पर डिपार्टमेंट इनकी सुनता है या नहीं। मुल्क के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने मरकज़ी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम पर बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने अग्निपथ स्कीम पर कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जो हम कल कर रहे थे अगर वही मुस्तक़बिल में भी करते रहे तो हम महफूज रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं। अगर हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें तब्दीली करनी पड़ेगी। ज़रूरी इसलिए था क्योंकि हिंदुस्तान के चारों तरफ माहौल बदल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में बनी AK-203 के साथ नई असॉल्ट राइफ़ल को फ़ौज में शामिल किया जा रहा है। ये दुनिया की सबसे अच्छी असॉल्ट राइफ़ल है। फ़ौजी साजोसामान में बहुत तरक्की हो रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना और उद्धव ठाकरे हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है। महाविकास अघाड़ी हुकूमत में शहरी तरक्यात के वज़ीर एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 11 अरकान असेंबली से पार्टी आला कमान का राब्ता नहीं हो पा रहा है। इस दौरान शिवसेना तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई शिवसेना लीडर खुद को बेच नहीं सकता है। संजय रावत ने कहा कि कुछ अरकान असेंबली और एकनाथ शिंदे फ़िलहाल हमारी पहुंच में नहीं हैं। महाविकास अघाड़ी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी को ये याद रखना होगा कि महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश से बहुत अलग है। MBA हुकूमत की तश्कील के वक्त बीजेपी के ज़रिए ऐसी ही कोशिश की गई थी, लेकिन वो तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ था, तो अब फिर से वही कोशिश की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस के लीडर यशवंत सिन्हा ने मंगल को पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अब वो अपोजिशन के वसी इत्तेहाद के लिए काम करेंगे। कई दिनों से ऐसी क़यास आराइयाँ की जा रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी साबिक़ मरकज़ी वज़ीर यशवंत सिन्हा का नाम आइंदा सदर जमहूरिया इलेक्शन में मुश्तरका अपोजिशन उम्मीदवार के तौर पर पेश करेंगी। यशवंत सिन्हा ने ट्वीट किया, ममता जी ने जो एहतराम मुझे तृणमूल कांग्रेस में दिया, मैं इसके लिए इनका शुक्रगुजार हूँ। अब वक्त आ गया है कि जब अपोजिशन के वसी तर इत्तेहाद के कौमी मकासद के लिए मुझे पार्टी से अलग होना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि वो इसकी इजाज़त देंगी। यूपी के बरेली ज़िले में मंगल की सुबह एक भयानक सड़क हादसे में उत्तराखंड के 5 नौजवानों की दर्दनाक मौत हो गई।
یہ حادثہ پولیس اسٹیشن عزت نگر کے تحت دہلی نیشنل ہائی وے پر پیش آیا۔ معلومات کے مطابق 5 نوجوان اتراکھنڈ کے رام نگر سے سوئفٹ کار نمبر UK 04P7788 میں ہردوئی میں واقع ایک درگاہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے کہ دہلی نیشنل ہائی وے پر کار کا ٹائر پھٹنے سے کار بے قابو ہو گئی اور دوسری طرف سے آ رہے ایک ٹرک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں کار میں سوار تمام نوجوانوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کرنے والے ملازمین جب نوکری تبدیل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں۔ نوکریاں تبدیل کرنے کے بعد آپ کو اپنا EPF اکاؤنٹ ٹرانسفر کرنا ہوگا۔ معلومات کی کمی کی وجہ سے بہت سے ملازمین اپنے EPF اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کرنے کو لے کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنے EPF اکاؤنٹ کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی سے پوچھنے یا پھر EPF آفس کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔